हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक ऐसा कंटेंट लेके आया हूं जिससे आप ये नहीं कहोगे कि 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी। हालांकि होता तो है, ये सच्चाई है, लेकिन आपको झटका नहीं लगने दूंगा मैं। ये चैलेंज है। आप कह सकते हो कि इस वीडियो में 80% स्कोर करने तक के लिए बढ़िया कंटेंट है, सफिशिएंट कंटेंट है। ठीक है, तो सिलसिलेवार ढंग से मैं लिस्ट भी बताऊंगा और उसके बेसिक्स भी बताता चलूंगा। बेसिक्स काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ताकि इस 40-45 मिनट की जो वीडियो बनने वाली है इसमें आपको एसी से संबंधित अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं, ये आप पक्का मानो। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि आप ये देखेंगे इस चैप्टर में कि व्हेन एनी, लिखते चलो बेटा, व्हेन एनी कॉइल रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी उस कॉइल के एंड्स में एन बी ए ओमेगा साइन थीटा या एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सर जी ये है क्या? बेटा बता दिया, ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड है। कोई कॉइल रोटेट कर रहा है, कोई कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो उसके एंड्स के बीच में ये ईएमएफ पैदा हो जाएगा। एन आप जान रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें रोटेट कर रहा है कॉइल, और ए कॉइल की ये एरिया है, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो रोटेट कर रहा है। ओमेगा रेडियन पर सेकंड में दिया जाएगा। तो सर टॉपिक का नाम क्या होगा? बेटा टॉपिक के नाम से तो पूछता नहीं है, वो बैकग्राउंड बताता है, लैंग्वेज देता है कि डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहेगा वो? डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न, ए एरिया, ओमेगा। थीटा क्या है? थीटा का मामला बड़ा गंभीर है, लिख लीजिए आप। थीटा एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन, जो कॉइल है, नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहां हूं कि केवल लिस्ट नहीं दूंगा, मैं समझाऊंगा भी। अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो थीटा 0 मत कह देना, थीटा 90। सुनो, थीटा क्या है? कॉइल के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है। तो आपको थीटा लगाना है पता, तो आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, मार्कर परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा 90। इफ प्लेन इज, कॉइल इज along the magnetic field, theta will be 90। ठीक है, ये नोट कर लिया आप, स्क्रीनशॉट ले लिए कि कॉइल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हो गया ये। अब जब आप ये कर लिए बेटा, ये मैक्सिमम ईएमएफ होगा। ये क्या होगा? मैक्सिमम ईएमएफ। इसको पीक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक ईएमएफ कहते हैं। पीक ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू, ये पीक ईएमएफ हो गया। तो पीक ईएमएफ अलग से कहीं एमसीक्यू में आ जाएगा, फाइंड करने के लिए डेटा दिया जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा हो गया। अब इतना वोल्ट होगा ये। सर जी तो इसका ग्राफ भी आएगा कि वो ईएमएफ टाइम के साथ वेरी कैसे करता है। इक्वेशन हो गया ये सिंपल सा, साइन फंक्शन हो गया ये। तो ये ईएमएफ हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गई, कैसे वेरी कर रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ई नॉट है, तो ये ई नॉट हो गया।
क्लियर है ये मामला? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कहूँ, 80% का दावा किया हूँ मैं, तो ये तो सर डेरिवेशन से तो 80% नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। मैं कह दिया कि कुछ कह दिया कि 200, ऐसे कह दिया मैं 200 साइन 30t। सर जी पता चल गया, ये मैक्सिमम ईएमएफ हो गया, पीक हो गया कितना, ई नॉट हो गया, ओमेगा हो गया 30, नोट कर रहे हैं आप, ओमेगा 30 हो गया। सर फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या करूं मैं, क्या पूछा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 11th से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहां से न्यू की वैल्यू आ गई 30/2 पाई, 30/2 पाई, 15/पाई आ गया, 15/पाई हर्ट्ज। तो इस तरह आप, एक टॉपिक आपका पहला ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ले लिए। कॉइल के ईएमएफ से संबंधित बात, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ, कांस्टेंट ईएमएफ नहीं होगा, स्मॉल टी है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ये। कैसा ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, फार्मूले में जो जो चीजें हैं, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉइल तेज रोटेट करेगा, ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बहुत अच्छी बात। दूसरा टॉपिक है बेटा लो, अब जैसे अभी मैं ये ग्राफ बनाया, ईएमएफ का बनाया था, करंट का भी सेम टू सेम ग्राफ हो जाएगा। ये आई नॉट हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पीक करंट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पीक करंट। तो अब दूसरा टॉपिक क्या है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0/पाई। डेरिवेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा टाइम क्राइसिस होगी वो छोड़ देगा, है तो लेकिन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन भी इसका। अब सब डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, टाइम कितना है आपके पास, तो इसका भी प्रूफ हो जाएगा। एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, एवरेज ईएमएफ फॉर हाफ साइकिल, तो 2E0/पाई हो जाएगा, 2E0/पाई। फिर वही एमसीक्यू सिंपल सा हो जाएगा, कोई ऐसे इक्वेशन दे दिया या ग्राफ दे दिया, 10 sin 30t, पता चल गया I0 कितना है, 10 है, तो 2 × 10/पाई, एवरेज वैल्यू आ गई, एवरेज वैल्यू आ गई इसकी। आ गई बात समझ में? ठीक। तीसरा टॉपिक है रूट मीन, ये एवरेज, दूसरा टॉपिक क्या था, एवरेज करंट, एवरेज ईएमएफ। तीसरी चीज आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट, सॉरी, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, कितने के लिए होता है ये, कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। आप भी लिख रहे हैं मेरे साथ, मुझे मालूम है, कंप्लीट साइकिल के लिए होता है ये। ठीक, इसका भी डेरिवेशन है, मैं केवल फार्मूला लिख रहा हूं, IRMS इज इक्वल टू I0/√2, इसका भी डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन कराऊंगा तब तो ये पूरी एक वीडियो में लिस्ट नहीं हो पाएगी ना। ठीक, इसी तरह VRMS या ERMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, E0/√2। अब देखो यहां से पता चल गया ना कि I0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS, E0 इज इक्वल टू, तो कौन बड़ा होगा, पीक करंट बड़ा, तभी तो √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। E0 इज इक्वल टू क्या रहा, √2 × ERMS। बात आई समझ में? अब आप कहोगे सर अभी तो चैप्टर की शुरुआत हुई और दुनिया भर के करंट आ गए, एवरेज करंट, पीक करंट,
रूट मीन स्क्वायर करंट और एक इंस्टेंटेनियस बोले थे। ये देखो, गांव बसाने लुटेरे आ गए, मतलब अभी चैप्टर की शुरुआत हुई नहीं और परेशान करने लोग आ गए। इतने ढेर सारे करंट, इतने ढेर सारे वोल्टेज, सब बता दूंगा, पहचान बता दूंगा। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 220 वोल्ट सप्लाई, क्या कह रहा है, 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब वो क्या दे दिया गया, ERMS दे दिया गया। जो 220 वोल्ट डोमेस्टिक सप्लाई आ रही है वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर है। इन एनी डोमेस्टिक वायरिंग 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, तो 5 एम्पियर क्या हो गया, IRMS हो गया। ठीक, और एवरेज वगैरह तो साफ साफ कहेगा, हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू इतनी है। आई बात समझ में। इंस्टेंटेनियस तो इक्वेशन के रूप में दिया जाएगा। इंस्टेंटेनियस कैसे दिया जाएगा, इक्वेशन के रूप में। तो जो सोर्स का वोल्टेज और करंट होगा वो RMS है, वो क्या है, RMS। ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं बेटा लोग डिफरेंट टाइप्स के AC सर्किट्स, डिफरेंट टाइप्स के AC सर्किट। तो आप लिस्ट बना रहे हैं क्या क्या हो चुका। पहले कॉइल के एंड्स के बीच EMF था, दूसरा क्या था, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, तीसरा क्या था, कंप्लीट साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर। कोई कहेगा सर जी हाफ साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर, नहीं बेटा ऐसा नहीं कुछ है। डिफरेंट टाइप्स के AC सर्किट, डिफरेंट टाइप्स AC सर्किट्स, इसका मतलब क्या है बेटा लोग, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा, AC सर्किट में, ये AC सोर्स का सिंबल होता है, इतना तो आप सब जानते हैं भाई। तो इसमें वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा। अब जो भी होगा वोल्टेज करंट दोनों हो, AC है ना, इंस्टेंटेनियस ही है, तो जो वोल्टेज होगा वो V0 साइन ओमेगा टी और I होगा I0 साइन ओमेगा टी। मतलब दोनों देखो साथ साथ मैक्सिमा, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसको कहते हैं सेम फेज में है, सेम फेज में है। तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। किस सर्किट में, R सर्किट पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। सेम फेज का मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम। इसमें से एक करंट है, एक वोल्टेज, किसी को ले लो। तो ये वेव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, R सर्किट का वेव रिप्रेजेंटेशन, R सर्किट का वेव रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेव रिप्रेजेंटेशन है ये। दोनों सेम फेज में है, फेजर डायग्राम मतलब सेम लाइन में है, सेम फेज में है। वोल्टेज करंट सेम फेज में है, सेम फेज। कौन सेम फेज, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। बात आ गई समझ में। ठीक, तो ये R सर्किट के बारे में था मामला, पहला सर्किट हुआ। दूसरी सर्किट हम लोगों को देखनी है इंडक्टर सर्किट। इंडक्टर सर्किट आपको बता दूं कि हमारी एक वीडियो है EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है, उसमें बेसिक्स हैं, ठीक है। लेंज लॉ से जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वगैरह निकालते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, NCERT वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए आप वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो L सर्किट, इंडक्टर कॉइल सर्किट, इंडक्टर कॉइल सर्किट, इसको आप लिख रहे होंगे, लिख लीजिए, इंडक्टर कॉइल सर्किट। इंडक्टर कॉइल में क्या होता है देखते हैं, ये इंडक्टर कॉइल हो गया। इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज और करंट ऐसे नहीं होते, सेम फेज में नहीं होते। वोल्टेज जो होगा वो V0, अब देखो E से शुरुआत किया तो मैं V पे आ गया, कोई ऐसी बात नहीं नोटेशन की, EMF को E से भी डिनोट करें, V से भी। V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यही काम हो, बेसिक बताऊंगा, कहीं से भी पढ़ोगे, कैसे भी करोगे काम हो जाएगा। I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज देख रहे हो फेज में π/2 से लीड कर रहा है। तो L सर्किट में लिखते चलेंगे आप, इन L सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट
इन एल सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 2 लिखा है, बाई पाई बाई 2। तो इसका फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम नोट कर लिया आप वो, इसका फेजर डायग्राम और वेव प्रेजेंटेशन, ये मान लिया ये करंट हो गया, ये करंट है। तो वोल्टेज 90 से लीड कर रहा है। क्या मतलब हुआ लीड का? जब करंट 0 था तो वोल्टेज था, यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज था। बिल्कुल उल्टा मामला चल रहा है, जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मिनिमम, जब करंट मिनिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम, जब करंट यहाँ 0 तो यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम। देखो ऐसे बनाना, जब यहाँ पे ये हो गया मैक्सिमम, फिर आके यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम। देखो ये वोल्टेज है ना, ये लाइन वोल्टेज वाली है, मोटा कर दें इसको, ये वोल्टेज जो लीड कर रहा है उसको मोटा कर दिया मैं। लो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, क्या बात, कोड बन गया आपके लिए। जो लीड कर रहा है वो मोटा जो लीड कर रहा है वो मोटा, तंदुरुस्त है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, फेजर डायग्राम, करंट यहाँ है तो वोल्टेज यहाँ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, फटाफट। अब इसका भी प्रूफ है, प्रूफ नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में मैं, प्रूफ, इसका भी प्रूफ। क्या प्रूफ? कि इन एल सर्किट प्रूफ दैट वोल्टेज लीड्स करंट, इन एल सर्किट प्रूफ दैट वोल्टेज लीड्स करंट। चाहिए कहो वोल्टेज आगे या करंट पीछे। इसको ये भी लिख सकते थे, आप ही लिख चुके हो, इसको आप ये भी लिख सकते थे ओमेगा टी। कोशिश क्या करता हूँ मैंने वीडियो छोटी बनाऊं, लेकिन ये हमारी आदत, पढ़ाना शुरू करता हूँ सोचता हूँ पूरा डिटेल ही हो जाए। तो या तो कहो वोल्टेज आगे या करंट पीछे, ठीक। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसको वी एल यहां बनाते, वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट पीछे, एक ही बात है। राम और श्याम दौड़ रहे हैं, राम आगे, कहो या तो राम 5 मीटर आगे या तो कहो श्याम 5 मीटर पीछे, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका एल सर्किट। सी सर्किट, कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर, इसमें एक चीज और, सॉरी, ये जो इंडक्टर कॉइल है बेटा लोग, ये जो इंडक्टर कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जानते हैं कि करंट का अपोज करता है, ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। बैक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का दूसरा नाम क्या है? बैक ईएमएफ। तो कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा इसका, तब तो अपोज कर रहा है। इसके रेजिस्टेंस का नोटेशन है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ट्रांसफार्मर की भी एक वीडियो है अलग से पूरी, जो बाद आखिरी चीज है एसी का। एक्सएल ओमेगा एल, एल वही हेनरी वाला इंडक्टेंस, और ओमेगा जो बताया अभी 2 पाई न्यू, तो एक्सएल 2 पाई न्यू एल। अब ऐसी बेवकूफी नहीं करना, कहता व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, लिख दे तो एक्सएल। अरे बेटा एक्सएल नोटेशन है मेरे भाई। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? ओमेगा एल 2 पाई न्यू। यूनिट क्या होगी भाई? रेजिस्टेंस, नाम बोल रहा है, इसका नेचर रेजिस्टेंस है तो ओम होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। वोल्ट पर एम्पियर कह सकते हो आप। बहुत अच्छी बात। तो ये भी फार्मूले में, उसी वाले फार्मूले से, उसी में हिस्सा है ये। जब आप प्रूव करते हो कि प्रूव दैट वोल्टेज लीड्स करंट, प्रूव दैट, तो उसी के लास्ट स्टेप में ये आ जाता है ये प्रूफ इसका, ठीक। ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और एक्सेल के बीच ग्राफ। फ्रीक्वेंसी किसकी है? बोला हूं कि कंसेप्ट बताता चला हूं, केवल मैथमेटिकल नहीं देखेंगे हम लोग। किसकी फ्रीक्वेंसी? एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी? एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा। ग्राफ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब इंडक्टर कॉइल रेजिस्टेंस अपना बढ़ाता जाएगा। अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 75 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, 85 हर्ट्ज करते गया। चलो भाई, तो ये एल सर्किट हो गया। आर सर्किट पढ़ लिए हम लोग, एल सर्किट पढ़ लिए, उनके फेजर डायग्राम देख रहे हैं और उनका वेव प्रेजेंटेशन, उनका मतलब वोल्टेज और करंट का वेव प्रेजेंटेशन, वोल्टेज और करंट का वेव प्रेजेंटेशन। एल सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा है,
एल सर्किट में क्या कर रहा है? अब सी सर्किट कैपेसिटर लगा है भाई, वही कैपेसिटर जो डीसी को ब्लॉक कर देता था, जो कैपेसिटर डीसी को बैटरी से निकलने वाली करंट नहीं फ्लो होने देता, डीसी ब्लॉकिंग एलिमेंट है। देखें एसी में इसका बर्ताव क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है। सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट। सर जी ये क्या कह रहे हो? सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट। इसमें करंट लीड करेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 90 से लीड करेगा। और वी नॉट, अब वही बात बार बार क्या लिखूं, या तो ये कहो कि वोल्टेज लैग कर रहा है, इसको लिख सकते थे माइनस पाई बाई 2, तो इसको लिखो केवल ओमेगा टी लिखोगे, वही बात। तो इसका मामला क्या है? इसमें वोल्टेज यहां है तो करंट लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है। कंफ्यूज मत होना, दोनों इसलिए बना रहा हूं बेटा, एमसीक्यू रहेगा ना। पहले आता था कोई एक बना, अब आप कंफ्यूज किया जाएगा 4 ऑप्शन देके, तो सारे आपको समझने हैं। ऑल द पॉसिबिलिटीज यू हैव टू गो थ्रू। ठीक है, करंट आगे या वोल्टेज पीछे। इसका फेजर डायग्राम ये बना दिया, ये फेजर डायग्राम होगा। वेव प्रेजेंटेशन इसका देखिए, वेव प्रेजेंटेशन, अगर ये वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज, तो करंट 90 से है, सेम टू सेम मामला, सेम टू सेम मामला। वहां भी जो लीड कर रहा है उसको मोटा बनाओ, जो लीड कर रहा है उसको मोटा बनाओ। तो ये वेव प्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज हो गया, वेव प्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मामला। इसमें भी ये प्रूव करने के लिए आएगा। कैपेसिटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसका नोटेशन एक्ससी, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 ओमेगा सी, 1 ओमेगा सी, 1 ओमेगा सी। ये भी हर्ट वो ओम ही होगा, 1/2 पाई न्यू सी, ये भी ओम ही है। कैपेसिटर का नेचर पूरा उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो घटता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है ये? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ क्या हो गया भाई? फ्रीक्वेंसी और एक्ससी। तो बेटा लोग ग्राफ बना के दे देता है, यहां कुछ लिखा नहीं रहेगा, लिखा रहेगा कंपोनेंट एक्स का रेजिस्टेंस, तो आइडेंटिफाई करना रहेगा ये किस कंपोनेंट का ग्राफ है, कैपेसिटर का ग्राफ। क्लियर हो गई बात। ये सी सर्किट भी आप देख लिए, आर सर्किट देख लिए, एल सर्किट देख लिए, सी सर्किट देख लिए। एल सर्किट में कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है। सी फॉर करंट, सी फॉर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। अगली सर्किट है एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। अब आपको 2 मार्कर में आप पहुंच गए। अगर इसमें डेरिवेशन की बात न की जाए तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये 1 मार्कर की थी एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, अब यहाँ 2 मार्कर है, 2 मार्कर। एक वीडियो इसकी अलग से बनाऊंगा मैं फिर कि इसमें और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डालने के, पहले आप ये बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। ठीक, तो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज VL है, इसके क्रॉस वोल्टेज VR है, तो फेजर डायग्राम आपको पता चल गया। करंट ये है और VR इधर है। आर सर्किट में करंट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं और VL यहाँ आ गया, तो VL और VR का नेट इधर आ गया। बोलो √VL² प्लस VR² वेक्टर से। नेट V क्या आ गया?
अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये भी MCQ में आ जाएगा। मतलब अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है और इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई लोग, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। DC की तरह दोनों जोड़ नहीं दोगे, चलो सीरीज में दोनों वोल्टेज जोड़ दें, नहीं, तो AC का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वो अरिथमेटिक सम को नहीं फॉलो करता, वो वेक्टर सम को फॉलो करता है। कैसा फॉलो करता है, वो वेक्टर सम को फॉलो करता है। ये भी लैंग्वेज के रूप में आया था। क्यों वेक्टर सम को फॉलो करता है, क्यों 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 तो मस्ट है भाई फिजिक्स में, क्यों तो मस्ट है। तो फेजर डायग्राम बना दोगे, वही क्यों हो गया कि क्यों ये वेक्टर सम हो रहा है भाई, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। सब मिला जुला, सब एक में सब मिक्स है सब। तो ये LR सर्किट हो गया। अब देखेंगे इसमें वोल्टेज लीड कर रहा, साफ दिख रहा है भाई, करंट यहाँ है ना, ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, नेट वोल्टेज है, ऊपर है ना, ऊपर है, तो लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो कितना लीड कर रहा है, आपके सामने फिगर है, मैथ्स लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस। tan फाई, सर ये क्या कर रहे हैं आप, बेटा ये फेज डिफरेंस निकाल रहा हूं, वोल्टेज कितने से आगे है। परपेंडिकुलर क्या है, VL, और बेस क्या है, VR। तो न्यूमेरिकल बन गया, कितना फेज एंगल है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स करके आप कर दिए। एक और फार्मूला बन गया, वोल्टेज हमेशा करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो ये किसका वोल्टेज है, L का वोल्टेज है, और L का रेजिस्टेंस आपको मालूम, अभी 5 मिनट पहले पढ़े, और ये IR। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, XL/R हो गया, XL/R। क्लियर है मामला। XL इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई न्यू L/R। ओ, ये जो फेज डिफरेंस है ये भी कांस्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी अगर तो ये चेंज हो जाएगा। AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, आइए को AC सोर्स बदल दिए, दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए आए AC सोर्स, तो चेंज हो गया फेज डिफरेंस। तो LR सर्किट भी आप देख लिए, LR सर्किट भी देख लिए। अब आप देखोगे LC सर्किट, LC सर्किट नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप, बार बार आपको रिवाइंड करके ना देखना पड़े। फेज डिफरेंस हो गया, नेट वोल्टेज हो गया। एक काम और कर दें हम लोग, सर जी नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। नेट रेजिस्टेंस हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस को हम लोग AC सर्किट में इम्पीडेंस कहते हैं। सुन लो भाई इसकी कहानी इम्पीडेंस की। अभी आपके पास V था कि नहीं, यहीं से लेके चलेंगे। V था, अभी आप कहे VL को आप IXL लिख सकते हो, करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। VR करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, लिख दिए। I कॉमन ले लिए, I स्क्वायर कॉमन ले लिए, बाहर आके I हो गया, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर V हो गया। V/I, I इधर ले आए, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया। V/I रेजिस्टेंस हो गया, Z कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। चलिए इसका भी फार्मूला आ गया, इम्पीडेंस का भी फार्मूला मेरे बच्चों को मिल गया, इम्पीडेंस का फार्मूला भी मिल गया। क्लियर है बात। चलो तो इसी तरह अब आप देख लोगे क्या, LC सर्किट देख लोगे आप, LC सर्किट पूरा देख लेंगे आप, सेम टू सेम होता है। LC सर्किट, अब वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। LC सर्किट में जो नेट V होगा वो मॉड ऑफ VL माइनस VC हो जाएगा, मॉड ऑफ VL माइनस VC हो जाएगा। आगे बात समझ में। जो इसका Z होगा मॉड ऑफ XL माइनस XC हो जाएगा, ये आप पढ़ लेंगे। आगे बात समझ में।
इसमें वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 90 होता है। वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस, अब वाई यहाँ नहीं बता पाऊँगा आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले पढ़ने वाली वीडियो है, रिवीजन वाली वीडियो होती है ये, ठीक, क्योंकि हमको अभी एलसीआर भी बताना है। ये हो गया एलसी सर्किट में हो गया। एलसी रेजोनेटिंग सर्किट आप पढ़ेंगे, एलसी रेजोनेटिंग सर्किट, एलसी रेजोनेटिंग सर्किट आप पढ़ेंगे। कवर कर दूंगा इसको भी, जब न्यूमेरिकल वाला एक वीडियो बनाऊंगा तो मुझे याद रहता है इसमें कवर कर दूंगा। एलसी रेजोनेटिंग सर्किट पढ़ेंगे, ठीक। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है इसी में, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/LC रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे, एट दिस फ्रीक्वेंसी होता क्या बेटा लोग, एट दिस फ्रीक्वेंसी आई मैक्स फ्लोज इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। लिख लेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर सोर्स की ये फ्रीक्वेंसी रख दो, सर जी कैसे पता चले, भाई आपको 5 हेनरी और 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दिया एलसी सर्किट बनाने के लिए। मैं कहा भैया इसमें करंट मैक्सिमम करनी है तो फ्रीक्वेंसी कितनी रखें, केवल 2 चीज़ दिया, इंडक्टर कॉयल दे दिया इतने हेनरी का और कैपेसिटर दे दिया। हम कहा बेटा आपको क्या रिक्वायरमेंट और है जिससे आप इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करा दो। सर जी 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड नहीं 5 मिनट रुको, मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये फार्मूला निकाले जेब में से, मतलब दिमाग के जेब में से, लिखे, एल की वैल्यू रख दिए, सी की वैल्यू सॉल्व कर लिए, जो फ्रीक्वेंसी आया फॉर एग्जांपल 30 हर्ट्ज, सर मुझे 30 हर्ट्ज का सोर्स दे दो। देखेंगे उसका वोल्टेज कितना, सर वोल्टेज कोई चिंता नहीं क्योंकि वोल्टेज नहीं आया फार्मूले में, सर हमको खाली 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स दो, वोल्टेज आपकी मर्जी, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गया। इसी तरह अब आप लोग पढ़ेंगे एलसीआर, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एलसीआर रेजोनेटिंग सर्किट देखेंगे। एलसीआर रेजोनेटिंग मत देखो, पहले एलसीआर सर्किट देख लो। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, ठीक है। एलसीआर सर्किट में क्या है मामला भाई, तीनों सब सीरीज ही है हमारे सिलेबस में, सीरीज। तो अब फेजर डायग्राम नहीं बता रहा हूं, फेजर डायग्राम आप समझ गए। इसके क्रॉस वोल्टेज है अगर VL, इसके क्रॉस वोल्टेज VC, इसके क्रॉस वोल्टेज VR, तो नेट वोल्टेज होगा बेटा लोग VL माइनस VC मॉड का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। फेजर डायग्राम से आ गया ये। तो यहाँ भी वही बात, नेट वोल्टेज अरिथमेटिक सम के बराबर नहीं है, नेट वोल्टेज अरिथमेटिक सम के बराबर नहीं है, ये वेक्टर सम के बराबर है। फिर यहाँ से Z इज इक्वल टू वही आ गया XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL माइनस XC को एक टर्म दिया, नाम दिया जाता है रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि ये भी एक रिएक्टेंस था, यूनिक चीज बता रहा हूं। XL एक रिएक्टेंस था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो XL माइनस XC को कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रिएक्टेंस आएगा, जोड़ मत देना, बड़े में से छोटा घटा देना, दोनों रिएक्टेंसेस का डिफरेंस, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो tan फाई इज इक्वल टू मॉड XL माइनस XC अपॉन R, वोल्टेज के टर्म में tan फाई VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, सब वैल्यू दी जाएगी, आप फटाफट काम कर लोगे, 70-80% तक का मामला आपका पक्का हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलसीआर रेजोनेटिंग सर्किट, अब क्या देखेंगे हम लोग,
LCR रेजोनेटिंग सर्किट, LCR रेजोनेटिंग सर्किट। XL इज इक्वल टू XC आपको रखना पड़ेगा रेजोनेटिंग सर्किट के लिए। LCR रेजोनेटिंग सर्किट, LCR रेजोनेटिंग सर्किट, इसको रब कर रहा हूं। तो रेजोनेटिंग सर्किट बताया मैं कि करंट मैक्सिमम तब होगा जब Z मिनिमम हो जाएगा। बोलो, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस होता है ना, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगी, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगी। तो Z मिनिमम कब होगा? व्हेन XL इज इक्वल टू XC कर दोगे। तो फार्मूला भी आपके पास था Z वाला, मैं रब कर दिया। देखो XL इज इक्वल टू XC कर दोगे तो XL माइनस XC जीरो हो गया, Z इज इक्वल टू R। कहोगे सर जी R भी जीरो कर दिया। नहीं बेटा, R जीरो नहीं कर सकता। फिजिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस, कॉपर वायर होगा, किसी भी चीज़ का होगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा इन चीज़ों का ना। तो आप किसी सर्किट को नॉन इंडक्टिव बना सकते हो। क्या बना सकते हो? नॉन इंडक्टिव बना सकते हो, लेकिन नॉन रजिस्टिव नहीं बना सकते। रेजिस्टेंस जीरो नहीं कर सकते आप, नॉन रजिस्टिव नहीं बना सकते। बात आ रही है समझ में ना? तो लिख भी लिए, एक नई भी चीज़ आ गई, एक टॉपिक से थोड़ा सा हल्का सा दाएं बाएं था। यू कैन मेक एनी सर्किट नॉन इंडक्टिव बट कैन नॉट मेक नॉन रजिस्टिव। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू R अगर हो गया किसी LCR सर्किट का, तो उसमें करंट मैक्सिमम होगी। करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और किस फ्रीक्वेंसी पे? अगर XL इज इक्वल टू XC आप रख रहे हो तो अपने आप वही पुरानी कंडीशन आ जाएगी। तो अगर आपसे LCR रेजोनेटिंग की कंडीशन का ऑप्शन दिया हो MCQ, दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट। आई बात समझ में? और एक आध ऑप्शन होगा XL ग्रेटर देन XC, तो वो नहीं है कंडीशन। XL लेस देन XC, तो वो नहीं है कंडीशन। ठीक है बेटा लोग, बढ़िया। अब एक बहुत बढ़िया ग्राफ है आपके सर्किट को, उसमें सिलेबस में क्वेश्चन के रूप में आता है। LCR के लिए ही Z और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, Z और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ। सर ये कैसे डिजाइन बन गया? देखो भाई, यहां देखो, यहां तक ग्राफ क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे आप तो इम्पीडेंस घटेगा। ग्राफ यही कह रहा है ना। तो आपके पास कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा कंपोनेंट जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता हो? हाँ सर, घटता है। कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये घट रहा था। तो ये कैपेसिटर डोमिनेटिंग है। ये ग्राफ का ये हिस्सा कैसा है? कैपेसिटर नेचर का है। कैपेसिटर नेचर का मतलब करंट लीड करेगा। मास्टर ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इम्पीडेंस बढ़ रहा है। हाँ सर जी, ये भी पढ़ा चुके भी आप। 2 पाई न्यू एल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है। तो ये नेचर क्या हो गया? इंडक्टिव नेचर का हो गया। ये क्या हो गया? इंडक्टिव नेचर का हो गया। ये क्लियर है बात? ये इंडक्टिव नेचर का हो गया। तो यहां कौन लीड करेगा? यहां वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। तो हर सर्किट का आप लोग Z देख रहे हो बेटा लोग। हर सर्किट में कौन लीड कर रहा है ये देख रहे हो, कितने से लीड कर रहा है ये देख रहे हो। तो ये तो एक पार्ट था आपका AC का, कि जिसमें हम लोग हर सर्किट के इम्पीडेंस को देखे, हर सर्किट के पावर, वो क्या नाम है, फेज डिफरेंस को देखे। अब हर सर्किट का पावर, अब तीनों सर्किट के पावर अलग अलग बताऊंगा तो 40 मिनट की एक और वीडियो बन जाएगी, वो अलग से बनाऊंगा मैं, पावर ऑफ डिफरेंट AC सर्किट्स। लेकिन यहां पे भी मैं कवर कर दूंगा तो जनरल फार्मूला में लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? जनरल फार्मूला फॉर एवरेज
पावर ऑफ एसी सर्किट, जनरल फार्मूला फॉर पावर ऑफ एसी सर्किट। प्रूफ इसका है, इस वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा। VRMS IRMS cos फाई, लेकिन सारे कंसेप्चुअल हो जाएंगे, इससे न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके छोटे मोटे। तीनों चारों सर्किट के लिए चलेगा, L सर्किट के लिए भी इससे अप्लाई कर दोगे, C के लिए भी, R के लिए भी, जो चाहोगे सब के लिए हो जाएगा। उस सर्किट का फाई आपको मालूम होना चाहिए। कॉस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस फाई यहां से क्या आ गया? एवरेज पावर अपॉन VRMS IRMS। इतना नोट करें, इतना नोट कीजिए, ठीक। इससे इफेक्टिव वोल्टेज इफेक्टिव करंट कहे थे, इफेक्टिव वोल्टेज इफेक्टिव करंट कहते तो इफेक्टिव पावर हो गया, ये एवरेज पावर। तो एवरेज पावर अपॉन इफेक्टिव पावर, सिंपल सी डेफिनेशन बन गई है किसकी? पावर फैक्टर। इट इज रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द इफेक्टिव पावर, एवरेज पावर टू द इफेक्टिव पावर, एवरेज पावर टू द इफेक्टिव पावर। क्लियर? क्लियर? अब आप कहे हो सर जी कि सारी सर्किट के लिए हो जाएगा। हाँ बेटा, एल सर्किट के लिए, एल सर्किट के लिए फाई कितना? 90। अभी रिवाइज कराया 15 मिनट पहले। तो कॉस 90 0। तो एल सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो गया? 0। कॉस फाई 0 हो गया। एल सर्किट का एवरेज पावर क्या हो गया? एल सर्किट का एवरेज पावर भाई ये 0 हो गया तो पूरा 0 एल सर्किट का। तो एल सर्किट में करंट तो फ्लो हो रही है लेकिन पावर नहीं है। एल सर्किट करंट तो फ्लो हो रही है ना, वोल्टेज तो फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रही है लेकिन पावर नहीं है। करंट है उस सर्किट में लेकिन उस करंट के पास पावर नहीं है, वाट नहीं है, तो वाटलेस करंट होता है। एल सर्किट के करंट को हम लोग क्या कहते हैं? वाटलेस करंट। तो अब आप समझ गए पैटर्न कि जिस सर्किट की बात की जाएगी उस सर्किट का आप क्या निकालोगे? फाई। तो सर जरा एल आर का एक पावर फैक्टर और बता दो, तबीयत खुश हो जाए, फिर वीडियो बंद हो जाएगी। एल आर सर्किट का पावर फैक्टर, एल आर सर्किट का tan फाई। देखो भाई सब रिवीजन पे डिपेंड करता है, मत देखो पूरी वीडियो एक फ्लो में, तरीका बता रहा हूँ वीडियो देखने का आप लोगों को। एल सर्किट आर सर्किट देख लिए, बंद करो वीडियो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो 2 बार 3 बार, फिर सी सर्किट एल सी सर्किट एक बार देख लो, फिर रुको, प्रैक्टिस कर लो ऐसे वीडियो को। क्योंकि ये चैप्टर एक रन थ्रू है ना, शॉर्ट में आपको दिया जाता है ना, तो आप उसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे ना, नहीं तो बस बैठ के देख रहे हैं बच्चे हैं। अगले दिन पूछ रहा हूँ हाँ बेटा कल क्या पढ़े, वो 2 चैप्टर का नाम दे दिए, वीडियो खुला या कॉपी, अरे बेटा रुक रुक के पढ़ो, पढ़ो 4 पेज, प्रैक्टिस करो, दिमाग से पूछो हाँ दिमाग भाई कितना गया तेरे अंदर, दिमाग भाई बोलेंगे कि हाँ ये है, ये पढ़े। नहीं बोल रहे हैं दिमाग भाई, उनको बुलवाना है, दोबारा पढ़ो, ठीक है ना। दिल से नहीं है, दिल तो कहता हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। दिल तो इसमें बड़ा धोखा देता है भाई, बता रहा हूँ मैं, दिल तो बड़ा धोखेबाज है। दिल तो सब कह देता हाँ अरे मिल लेंगे यार, क्या है ट्रम्प क्या है, आएगा दिल्ली जाके मिल लेंगे। दिमाग है यार कैसे मिलेगा तू, प्रोटोकॉल्स होते कैसे मिलेगा। तो दिल तो कहेगा हाँ हाँ, तो ट्रांसफार्मर जैसे करोगे हाँ फोटो आ जाएगा ट्रांसफार्मर का दिमाग में, अच्छा ऐसे ऐसे। भाई जान कितना रहा तू ट्रांसफार्मर के बारे में, छोटा सा न्यूमेरिकल कर पाएगा कि नहीं। NS/NP इज इक्वल टू ES/EP, NS/NP इज इक्वल टू IP/IS,
सारे ट्रांसफार्मर के लिए लगता है कि नहीं लगता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बता रहा हूँ ना कि दिल जो है बड़ा धोखेबाज है। तो आप इसकी बात मत मानो, लिख लिख के आप प्रैक्टिस करो, तब आपका काम होगा। ठीक है, वो वीडियो हमारी 40 to 45 मिनट का ड्यूरेशन डाला था तो एक्सीड कर गई, तो इसको दोनों वीडियो जोड़ रहा हूँ मैं। तो tan phi LR का tan phi क्या था, XL/R था, XL/R था। तो अब हमें cos phi लाना है। क्या लाना है, cos phi। तो देखो tan phi परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, हाइपोटेनस क्या हो गया, XL² + R² हो गया। बोलो भाई, हाइपोटेनस क्या हो गया, XL² + R² हो गया। तो cos phi आ गया। L सर्किट का क्या निकाल रहे हैं, पावर फैक्टर निकाल रहे हैं, cos phi बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये LR सर्किट का क्या आ गया, पावर फैक्टर। क्या आ गया, ये LR सर्किट का पावर फैक्टर। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है। कभी कभी बड़े वाहियात से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर LR सर्किट। 2 मिनट और रुक जाओ बेटा लो। दिस इज इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर LR सर्किट। तो सर इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर LCR भी बता दीजिए। इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर LCR, कोई बात नहीं। tan phi मालूम है आपको LCR का, हाँ सर मालूम है, XL - XC/R। अब आप कहोगे परपेंडिकुलर मालूम, बेस मालूम, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर XL - XC मॉड है, बेस क्या है, R है। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, XL - XC होल स्क्वायर प्लस R²। तो cos phi कितना हो गया, पावर फैक्टर। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर LCR हो गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर LCR। तो cos phi बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन XL - XC होल स्क्वायर प्लस R²। नोट कीजिए। तब एक और बात बताऊं मैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर, भाई L और R आ रहा है, LR का हो गया, तीनों चीजें आ रही हैं, LCR आ गया तो LCR घटना क्या है। ओके, चलो थोड़ा एक और कंपेयर कर लें हम लोग। अभी ये Z है कि नहीं, Z है ना, LCR का Z है। रिवाइज कर लो, पीछे लिखे हो देख लो। जो केवल बैठ के वीडियो देख रहे हैं उनको दिक्कत होती है, जो लिखते रहते हैं उनको आराम रहता है। R/Z भी हो गया, सिंपल सा MCQ रहता है बेटा। कहेगा LCR सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इम्पीडेंस है 5√3 का, कुछ भी कह दिया। तो बताओ पावर फैक्टर कितना, तो R/Z रख दिए। तो वीडियोस आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें, नोटिफिकेशंस आते रहें। आई बात समझ में। ट्रांसफार्मर की भी वीडियो बनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक, सारे मेन टॉपिक्स की भी वीडियो बना दिया हूँ मैं, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की वीडियो बना दिया हूँ मैं। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें, प्रिज्म का डेरिवेशन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन है, टेलीस्कोप का डेरिवेशन है, विद न्यूमेरिकल्स हैं। फ्रेनल डिस्टेंस बच्चे पूछ रहे सर जी तो मैं देखा ही नहीं हूँ। फ्रेनल डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी भी कई चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, मैं 2026 ईयर की बात कर रहा हूँ। बच्चे पूछ रहे हैं सर पोलराइजेशन है कि नहीं, बहुत साल पहले पोलराइजेशन निकल चुका है सिलेबस से। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की वीडियो है, YDSC की वीडियो है, सब देखें, लिखें, प्रैक्टिस करें। गुड लक। ठीक है, अगली वीडियो के लिए वेट करें आप। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।